नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ घटना चक्र। घटना चक्र में सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन में पढ़ेंगे हम पॉलिटी। घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों, आपकी घटना चक्र यूपीएससी, यूपीपीएससी और आरओ, एआरओ और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें कि ये बहुत उपयोगी होती है। लेकिन हमें इसे कैसे पढ़ें, सरल भाषा में कैसे समझें, ये थोड़ा कठिन पड़ता है हमारे लिए। इसलिए हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे। इसमें आपके भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान के स्रोत, इस प्रकार से आपके टोटल मिला के 42 चैप्टर हैं जिनको हम धीरे धीरे सरल भाषा में समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं भारत का संवैधानिक विकास। हमारे भारत का संवैधानिक विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे जो भारत का संवैधानिक विकास है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आपका पार्ट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो कि था आपका 1773 से 1853 ईस्वी। उसके बाद नंबर 2 आता है आपका ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। पहले दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जितने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के द्वारा हमारे ऊपर जितने भी अधिनियम पारित कर दिए जाते थे उन्हीं को हमारे द्वारा मान लिया जाता था, मतलब भारतीयों के द्वारा मान लिया जाता था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन जाके ब्रिटिश ताज के शासनाधीन हो गया। फिर ब्रिटिश ताज के द्वारा ही हमारे लिए जो भी अधिनियम पारित होते थे फिर वो लागू होते थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर, सबसे पहले हम दोस्तों इसमें पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले तो काम ये हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी दोस्तों बंगाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, सबसे पहला काम ये हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उससे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और जो परिषद का गठन किया गया था उसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। और इनमें इस एक्ट के अनुसार जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनको प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो 4 सदस्य थे उनके नाम थे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वॉलवेल। ये उसके 4 सदस्य हुए जो कि उसकी सहायता करते थे। उसके बाद दोस्तों इसमें आते हैं, इस एक्ट के तहत दूसरा जो मुख्य काम हुआ था 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। दोस्तों इनमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजाह इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे उनके नाम थे चैम्बर्स, सेकंड नाम था लिमेस्टर और तीसरे का नाम था हाइड। इस प्रकार से ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से व्यापार लेने से प्रतिबंध कर दिया गया था। फिर आता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, यानी कि राजनीतिक कार्य अलग होंगे और व्यापारिक कार्य अलग होंगे, उनको हम मिक्स नहीं करेंगे। ये रूल लागू हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन
राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया। मतलब आपके राजनीतिक और व्यापारिक मामले दोनों अलग हो गए। व्यापारिक मामले संभालेंगे आपके निदेशक मंडल और राजनीतिक मामले संभालेंगे आपके नियंत्रण बोर्ड, जो कि गठन हुआ। फिर आता है आपको 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गईं। गवर्नर जनरल एक प्रधान सेनापति बन गया। उसके बाद आते हैं ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसको प्राप्त हुए, वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर आता है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत सबसे मुख्य काम ये हुआ था कि जो कंपनी के जो नियम बन रहे थे, जो एक्ट बन रहे थे, जो अधिकार थे, उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था। तो 1793 के बाद फिर आया आपका 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें सबसे पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट में के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 में जो चार्टर एक्ट आया, उसके द्वारा ये नियम आया। देखो अब दोस्तों, 1813 इसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया तो आपका आया 1833। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि बंगाल को जो गवर्नर जनरल बना था, सबसे पहले हमारा 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। फिर आता है आपका 1833 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा में अयोग्य नहीं समझा जाएगा। जैसा कि आपके अभी फिलहाल में आर्टिकल 15 है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे था धारा 87, उसके अनुसार धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा में यहाँ केवल सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा। लेकिन हमारा आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग तो हम कहीं पे भी भेदभाव नहीं होगा हम लोगों के साथ, लेकिन वहाँ पे केवल सरकारी सेवा के लिए था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपके थे वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन देश का जब बंगाल के गवर्नर को देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तब हमारे जो पहले बने थे वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, व्यापारिक कार्य पूरे हटा दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो कि चौथा सदस्य है, को शामिल कर दिया गया। सबसे पहले कानूनी सलाहकार जो थे वो थे आपके मैकाले। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं आपके 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जो कि आज यूपीएससी के टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपके इसी के तहत प्रारंभ हुए थे। दोस्तों, ये आज हम पढ़ेंगे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। आइए अब इसके हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। जो हमने पढ़े हैं उसमें से हमें कितना समझ में आया और कितना हम कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, सर एलिजा हेम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये किसके अकॉर्डिंग था दोस्तों? आपका 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, लेकिन किसके तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, और सर एलिजा हेम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सबसे पहला तो हम इसी को जान लेते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सही हुई थी। ये बिल्कुल सही है हमारा। उसके बाद जानते हैं लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि सर एलिजाह एमपी इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। इस प्रकार से हमारा केवल एक सही है, एक क्वेश्चन नंबर हमारा सही है। दूसरा आता है आपका सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले जानते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा। दूसरा आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ये हुई थी आपकी 1773 के नियामक अधिनियम के अनुसार। फिर आता है आपका इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। फिर आता है आपका गवर्नर जनरल में परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ये हो गया आपका चौथा चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। इस प्रकार से हमारा बी सही है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 पर नियंत्रण परिषद की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। आइए दोस्तों उसके बाद चलते हैं हम चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में आता है आपका निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, बिल्कुल सही है। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये भारतीयों के लिए 1 लाख, दोस्तों देखो ये है आपका हाँ ये आ गया आपका 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है आपका जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के अनुसार, ये भी बिल्कुल सही है। प्राच्यविद एवं आंगल विवाद, दोस्तों एक विवाद हुआ था प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के नाम से उसे हम जानते हैं। ये आपका आईएएस प्री में आया है क्वेश्चन। प्राच्यविद और प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, इसमें दोस्तों क्या था कि प्राच्यवाद ये आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि कुछ कह रहे थे कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखानी चाहिए और कुछ कह रहे थे कि भारतीयों को अंग्रेजी नहीं सिखानी चाहिए। कुछ कहना चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी इसलिए नहीं सिखानी चाहिए क्योंकि अंग्रेज हम पर शासन करना चाहते हैं, वो हमारी भाषा को नहीं सीखना चाहते, इसलिए हमें सिखाना चाहते हैं कि हम सीख जाएं और हम उनके अधीन हो रहें और वो ताम्र हम पर शासन करते रहें। और कुछ कहते थे कि अगर हम अंग्रेजी भाषा सीख लेंगे तो इससे हमें अच्छा हमारी जो सोच है, धारणा है, वो उनमें अच्छा प्रसार होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत के में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ये बताया था मैंने। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। उसके बाद आते हैं आपके 10 यूरोपीय समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे और जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के माध्यम मान लिया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम 5वें प्रश्न पे। ये आपका आरओ में आया है। सॉरी दोस्तों।
ये आपका किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ये था दोस्तों आपको 1813 का चार्टर अधिनियम। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। उसके बाद आता है आपका दोस्तों छठा प्रश्न, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये एकदम सही है दोस्तों आपका। दूसरा आता है आपका, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी एकदम सही है। उसके बाद आते हैं, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये बिल्कुल गलत हो गया था क्योंकि वो ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय पर एकाधिकार तो बना रहा, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार एवं राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु 3 कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये था आपका चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपनी धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण तथा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन की भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। दोस्तों अगर आपको ये घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आगे मैं ऐसे ही और वीडियो लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। घटना चक्र आपका यूपीपीएससी, आरओएआरओ और अदर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ने से हमें पूर्व में आए हुए प्रश्नोत्तर के बारे में भी पता चलता है और इसकी थ्योरी के बारे में भी हम जान पाते हैं। दोस्तों तो बस आज के लिए इतना ही। मैं माही उपाध्याय आपसे विदा लेती हूँ। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन ये आपको रटने के लिए नहीं है। घटना चक्र आप 1-2 बार इस वीडियो को अगर कुछ समझ में नहीं आता, 1-2 बार अगर वीडियो को बार 1-2 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा, तो आपको ये ज़्यादा रटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।